हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वर लेक्चरर। अगर आप क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आपके पूरे बुक सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इसी वीडियो में देखा जाएगा और बस इन प्रश्नों को पढ़ लो। 100% यही से प्रश्न आएंगे। मैं आपको 100% कह सकता हूं कि यही से प्रश्न आने वाला है और टारगेट 90+ है। तो आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आपके सर पर है। तो आप लोग आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आइए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है, यहां ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ाने वाला हूं, आप लोग नोट कर लो। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया जाए इन सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है और एक सुंदर सा नोट्स बनाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। जो यंग इटली सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन का है गैरीवाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूर एंड घा है मेजनी। तो अब आप लोग बताओ कि यंग इटली सोसाइटी जो था उसका संस्थापक कौन था। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है मेजनी। ठीक है, जो यंग इटली सोसाइटी है उसका संस्थापक कौन था, मेजनी था। याद रखना, पहला प्रश्न हमारा हो चुका है और नोट कर लो जो जो प्रश्न बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है। जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। आपके पास ऑप्शन का है जर्मनी, खा ऑप्शन है इटली, गा ऑप्शन है फ्रांस एंड घा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो अब आप लोग बताओ कि जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ है, फ्रांस देश से। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, फ्रांस से। याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन नोट करना है, बार बार रिवीजन करना है, याद करना है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। आपको यहां बताना है जो महात्मा गांधी जी थे दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे। का नंबर ऑप्शन है 1914 ईस्वी, खा है 1915 ईस्वी, गा है 1918 ईस्वी एंड घा है 1919 ईस्वी। तो अब आप लोग बताओ जो महात्मा गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब वापस लौटे, 1915 ईस्वी में। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है उतना VIMP बताया जा रहा है। इन क्वेश्चन को याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, मेहनत करो। आप लोग जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा नंबर आएगा और मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं लगातार। केवल आप लोग मेहनत करके पढ़ो, जितना पढ़ाया जाए उसका नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवीजन करो। ठीक है, सुबह उठकर पढ़ो, सारी चीजें आपके ऊपर है। यहां क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या था। का है रॉलेट एक्ट, खा है खिलाफत आंदोलन, गा है प्रथम विश्व युद्ध एंड घा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो असहयोग आंदोलन है उसका जो मेन रीजन यानी कि मुख्य कारण था वो क्या था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो असहयोग आंदोलन है उसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। क्या था, खिलाफत आंदोलन। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां आप लोग देखो, लिखा हुआ है महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। एक महामंडी का प्रारंभ हुआ था, तो उसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। ठीक है, यहां आपके पास ऑप्शन का है 1919 ईस्वी, खा आपका है 1924, गा आपका है 1929 एंड घा आपका है 1934 ईस्वी। तो फिर आप लोग बताओ कि जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो महामंडी का जो प्रारंभ हुआ वो था 1929 ईस्वी में। कब हुआ, 1929 ईस्वी में। सारे क्वेश्चंस याद कर लेना। आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लेना और आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहना, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। का आपका है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क एंड घा है आपका ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के बाद मत भूलना। ठीक है, इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है।
ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या कह रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को किस और नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था, ठीक है, इसको मैंने टेस्ट में लिया था क्वेश्चन को। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। का आपका है आपसी समझौता, खा है गुलाम प्रथा, एंड गा है आपका सशस्त्र प्रथा, एंड घा है नई दास प्रथा। तो आप लोग बताओ कि जो अनुबंध व्यवस्था है उसे और किस नाम से जाना जाता है, या फिर किस और नाम से जाना जाता है। तो वो है आपका नई दास प्रथा। किस नाम से? नई दास प्रथा। तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना सारे क्वेश्चंस जितना बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको कई सारी मिट्टियां जो भारत में पाई जाती हैं वो बताया है। जैसा मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ऐसे कई सारी मिट्टियां मैंने आपको पढ़ाया है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी नहीं है। तो यहां आप देखो, काली मिट्टी भी मैंने पढ़ाया है, तो काली एक प्रकार की मिट्टी है। खा आपका लेटराइट मिट्टी भी मैंने पढ़ाया है, तो लेटराइट मिट्टी भी है। एंड गा मैंने पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सारी चीजें पढ़ाया। लेकिन इट इज नॉट, सीमेंट नहीं, सीमेंट कोई मिट्टी नहीं है, इससे तो केवल घर बनाया जाता है। तो ये कोई मिट्टी नहीं है। तो निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार क्या नहीं है, वो है सीमेंट। तो सीमेंट नहीं है, ठीक है, याद आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो वो है सीमेंट। सीमेंट एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग समझो कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखो, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या है, जिससे भूमि नष्ट होता है, उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो यहां सबसे मेन, इन सबसे भूमि का होता है, भूमि का आपका निम्नीकरण, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो, तो का आपका ऑप्शन है गहन खेती, खा आपका है वन उन्मूलन, गा आपका है अधिक सिंचाई, घा है आपका अति पशुचारण। देखो, अति पशुचारण से भी होता है, लेकिन जो पंजाब की बात की जाए तो वहां अधिक सिंचाई के कारण ज्यादा भूमि निम्नीकरण होता है, अधिक सिंचाई के कारण। तो यहां क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि पंजाब में जो है अधिक सिंचाई, जो है ना, अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण ज्यादा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप 9 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन नोट कर लो। 9 क्वेश्चन तक अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नोट्स बना लोगे तो यही नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे, और यही नोट्स आप पढ़कर चले जाओगे। और अगर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे देखते चले जाओगे तो 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान से देखो, लिखा क्या है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। मैंने आपको कई सारी मृदाएं बताई हैं, ठीक है, इसमें से कौन सी मृदा जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। का आपका ऑप्शन है काली मृदा, खा आपका है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा, एंड घा आपका है लेटराइट मृदा। अब आप कैसे जानोगे आखिर कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो थोड़ा सा एक ट्रिक समझो। आप देखो, लिखा हुआ है कपास, ठीक है, तो कपास में क्या आता है आगे, का आता है ना, और का से कौन सी मृदा इसमें है देख लो, बस उसी पर टिक लगा दो। तो का से काली मृदा, और काली मृदा आपका बिल्कुल सही है। तो काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो वो हमारा है काली मृदा। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। तो यहां आपका का है मृदा संरक्षण, खा है आपका वन संरक्षण, गा आपका जल संरक्षण, एंड घा आपका है वायु संरक्षण। तो बता दिया जाए, जो चिपको आंदोलन है, पहले क्या होता है, पेड़ों को काटा जाता था, तो उसी पेड़ों को काटने से रोकने के लिए, मतलब ना काटा जाए उसको रोकने के लिए जो आदमी थे, मनुष्य थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे। तो वो किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। याद रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, सारे क्वेश्चंस याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, BIMP क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। 4 है आपके रबी फसल कौन सा है।
ऑप्शन का आपका है चावल, खा आपका है मोटे अनाज, गा आपका है चना या फिर काला चना, एंड घा है आपका कपास। तो यहां आपको बताना है जो रबी फसल आपका इसमें से कौन सा है। देखो चावल तो रबी फसल है नहीं, मोटे अनाज भी नहीं है। यहां से जो आपका रबी फसल है वो है आपका चना या फिर कह सकते हो काला चना, काला चना कह सकते हो या फिर चना कह सकते हो। ये क्या है, एक प्रकार की रबी फसल है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं, रेशेदार फसल बताना है। तो यहां आपके पास ऑप्शन का है जूट, खा ऑप्शन है कॉफी, गा ऑप्शन है जौ, घा ऑप्शन है आपका रबड़। तो यहां आपको ऑप्शन तो 4 हैं, लेकिन बच्चे जान नहीं पाते आखिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो, दो आपका रेशेदार फसल की बात की गई है, तो रेशेदार फसल में आपका जो जूट होता है ना, जूट आपका रेशेदार फसल होता है, क्योंकि जूट जो होता है वो कुछ रेशे टाइप का होता भी है, तो इसीलिए जो जूट है वो एक रेशेदार फसल है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो लिखा हुआ झारखंड में स्थित कोडरमा। क्या है ये कोडरमा, ध्यान से समझना। कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। जो झारखंड में स्थित है, कहां स्थित है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। का आपका है बॉक्साइट, खा आपका है अर्वरक, गा आपका है लौह अयस्क, घा है आपका तांबा। तो जो आपका कोडरमा है ना, कोडरमा सबसे ज्यादा उपयुक्त किसके लिए माना जाता है, वो है आपका अर्वरक। किसके लिए, अर्वरक के लिए माना जाता है। तो याद रखना, अर्वरक के लिए कोडरमा माना जाता है। तो यहां से आपको समझ में आया आखिर जो आपका कोडरमा है वो किसके लिए जाना जाता है, तो वो अर्वरक। ठीक है, यहां आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। यहां भारत के 4 राज्य दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि जो विशाल केंद्र, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र, तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है। ठीक है, का ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, खा है आपका तमिलनाडु, गा आपका है हिमाचल प्रदेश, घा है आपका राजस्थान। तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो इन चारों में से कहां है। तो जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो है तमिलनाडु में। कहां है, तमिलनाडु में। तो आप याद रखना, जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। यहां से आपका 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन नोट कर लो स्टेप बाय स्टेप जितना पढ़ाया जा रहा है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। आपको बताना है ऐसा कौन सा परिवहन है, 4 ऑप्शन हैं इसमें से जो भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है। का आपका है पाइपलाइन, खा है आपका सड़क परिवहन, गा आपका है रेल परिवहन, घा आपका है वायु परिवहन। तो अगर आप अपने मन से बताओ इसमें से कौन सा परिवहन हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। देखो रेल परिवहन आप कैसे कह सकते हो, रेल परिवहन तो आप रेल पर कहीं 1-2 बार बैठे होंगे। वायु परिवहन पर आई होप बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बैठे होंगे। लेकिन सड़क परिवहन इट इज बेस्ट। कुछ लाना है, कुछ ले जाना है तो सड़क का काम लगेगा। कहीं जाना है, बाइक से जाना है तो भी सड़क का काम लगेगा। ठीक है, तो सड़क परिवहन सबसे ज्यादा उपयुक्त एंड प्रमुख साधन माना जाता है भारत में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। देखो नाम तो आपको लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है, खा है आपका महाराष्ट्र, गा आपका है गुजरात एंड घा है उत्तर प्रदेश। तो यहां से आप कौन सा कह सकते हो, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है कहां से, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप देखो, लिखा हुआ है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका, जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। आपके पास ऑप्शन का है 1947 में, खा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, गा है 1948 में, घा 1947 में।
तो भाई श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, याद है किसी को? थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप का है। तो वो है 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में श्रीलंका जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। ठीक है, हो चुका है। अब आपका प्रश्न नंबर 19 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो यहां आप देखो, का है मणिपुर, खा है हिमाचल प्रदेश, गा है अरुणाचल प्रदेश, घा है दिल्ली। इसमें से एक संघीय राज्य कौन सा है? नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, इसमें से जो दिल्ली है, दिल्ली को लाइक एज एक सिटी माना जाता है, तो ये जो दिल्ली है ये कोई संघीय राज्य नहीं है, इसीलिए इसमें आपका ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो वो आपका है दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। याद रखना, सारे क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित हैं? यहां आपके पास 4 ऑप्शन है, और जो महिलाओं का आरक्षण होता है वो इनमें से किसमें सुनिश्चित माना जाता है? का आपका है विधानसभा, खा है आपका लोकसभा, गा है राज्यसभा, घा है आपका पंचायती राज संस्थाओं में। तो जो महिलाओं के लिए आरक्षण कहां सुनिश्चित है? देखो भाई, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सभी जगह नहीं होते। जो आपका पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, जहां से चुनाव होता है, वहां से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है। सारे क्वेश्चन याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट कर लो। ठीक है, मेहनत कर लो। जितना मेहनत आज कर लोगे उतना ज्यादा आपको कुछ दिन बाद जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब दिखाई देगा कि हमने मेहनत किया था, तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आया हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर आप ध्यान दो। लिखा हुआ है, धर्म की सामाजिक समुदाय का काम करता है या मान्यता किस पर आधारित है? जो धर्म है, धर्म की सामाजिक समुदाय का काम करता है या मान्यता किस पर आधारित है? का ऑप्शन है धर्म पर, खा है संप्रदाय पर, एंड गा है आपका संप्रदाय पर, एंड घा है, ये है संप्रदाय है समुदाय, समुदाय पर, एंड घा आपका है सांप्रदायिकता पर। देखो, संप्रदाय और सांप्रदायिकता, ये इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो आपका सांप्रदायिकता है वो बिल्कुल सही है, सांप्रदायिकता पर आधारित है। ठीक है, सांप्रदायिकता याद रखना। जो आपका धर्म की सामाजिक समुदाय का जो आपका काम करता है या मान्यता कहाँ स्थित है, कहाँ आपका आधारित है, किस पर आधारित है? तो वो है आपका सांप्रदायिकता पर। आपका क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर, जो नेपाल है, नेपाल लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना कब हुई या हुई? आपके पास ऑप्शन का है 2005 ईस्वी में या 2005 में, खा है 2006 में, गा है 2008 में, एंड घा है 2015 में। तो जो नेपाल है, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वो हुई 2008 ईस्वी में। कब हुआ? 2008 ईस्वी में। याद रखना, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008 ईस्वी में। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लिखा हुआ मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो मानव अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? देखो, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन जनरल नॉलेज की टाइप का है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना जरूरी है ये सारे क्वेश्चंस। आपके पास का ऑप्शन है 10 दिसंबर, खा है 14 नवंबर, गा है आपका 5 सितंबर, एंड घा है 15 अगस्त। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मानव का अधिकार जो होता है वो, तो मानव अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 नंबर, चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर देखो कमजोर होती है, का ऑप्शन है खा है आपका मजबूर। देखो, मजबूर और मजबूत अंतर है भाई। देखो, ये मजबूर लिखा हुआ है, घा है मजबूत होती हैं, एंड घा है व्यवस्थित होती हैं। जो चुनौतियां होती हैं, चुनौतियों से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या होती है? मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। तो चुनौतियों से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन देखो यहां ध्यान से,
इसमें क्या कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित तीन सूचियों में से, तीन सूची को संविधान में उल्लेखित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है या शामिल है। इसमें चार आपके ऑप्शंस हैं और इसमें से जो आपका समवर्ती सूची है उसमें आपका कौन सा सम्मिलित है। ऑप्शन तो आपके पास चारों हैं, का है शिक्षा, खा है आपका पुलिस, गा है कृषि एंड घा है रक्षा। लेकिन यहां आप ध्यान दो, यहां समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, समवर्ती सूची में कौन शामिल है, तो वो है आपका शिक्षा। शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कहा गया जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आपका शामिल है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, आप नोट कर लो सारे क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर आप ध्यान दो, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। यहां आपके पास चार ऑप्शन हैं और इसमें से आपको बताना है कि औसत आय का और दूसरा नाम क्या है, या निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं। का है आपका कुल आय, खा है प्रति व्यक्ति आय, गा है राष्ट्रीय आय, घा है ये सभी। तो जो औसत आय है, औसत मतलब औसत निकालना, जैसे जितनी भी जनसंख्याएं हैं उनमें से एक एक व्यक्तियों का आय। तो भाई औसत आय को एक और नाम कहा जाता है, उसका नाम है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय का भी मतलब होता है प्रति मतलब एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति आय, यानी कि एक एक व्यक्तियों का आय। तो इसीलिए जो औसत आय है इसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ भारत की 4 राज्य दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है किसकी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ का नंबर है हरियाणा, खा है आपका बिहार, गा है राजस्थान एंड घा है आपका मेघालय। तो चलो जल्दी से बताओ आखिर क्या है उसका सही आंसर। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है आपका हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, हरियाणा याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। जो एक वस्तु है उसका सबसे ज्यादा जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है तो उसे कहा जाता है। का नंबर है प्राथमिक, खा है द्वितीयक, गा है तृतीयक, या घा है सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो आपका प्राकृतिक से सबसे ज्यादा जिसमें निर्माण होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, याद है? उसे कहा जाता है प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक। याद रखना प्राथमिक कहा जाता है, याद रहेगा ना। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ना याद हो तो नोट कर लो, बार बार याद करो, रिवीजन करो, मेहनत करो। ठीक है, तभी आप लोगों को याद होगा। ना याद हो तब, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड काफी तेज है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्पादन का साधन है। का है पूंजी, खा है लाभ, गा है सेवाएं एंड घा है कर। तो यहां आप लोग बताओ इसमें से कौन सा एक जो मतलब उत्पादन का साधन है। देखो यहां तो आपके लाभ तो कोई साधन है नहीं, अगर आप पूंजी लगाओगे तो फिर लाभ मिलेगा। तो यहां से है तो भाई पूंजी जब लगाओगे तभी उत्पादन होगा। ठीक है, तो पूंजी आपका सही है। तो ये आप लोग याद रखना, पूंजी जो है वो एक उत्पादन का साधन है। ओके, लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन और इससे बाहर नहीं आएगा जितना बताया गया है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का ऑप्शन है 1982 में, खा है 1984 में, गा है 1985 में एंड घा है 1986 में। तो इसका सही आंसर होगा 1986 में। तो जितना बताया गया है अगर इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो फिर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना आपको तैयार करना ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हो कितने सारे मैंने मेहनत करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखा है और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो कि इस वीडियो को लाइक कर देना, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं आप लोगों के लिए। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चंस आपके इसी वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा विथ टिप्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स हैं।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, जितना बताया गया इसको नोट्स कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अगर कोई दिक्कत हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में तो फिर वो भी इस वीडियो को देखकर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।